मोस्ट स्टूडेंट थिंक्स क्लास 11 इज एज इजी एज क्लास 10, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में आपको ऐसा लग सकता है कि क्लास 11 इजी है, क्योंकि आपके जो कंसेप्ट हैं, आपको जो चैप्टर हैं, जैसे कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये सारे चैप्टर जो है आपने इनका बेसिक जो है 9th और 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किया हुआ है। तो जब आप क्लास 11 में आते हैं तो शुरू में आपको ईजी लगता है ना, आप सोचते हैं कि तो मैंने पहले पढ़ा हुआ है, आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर पा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे आपके कंसेप्ट डीप होते जाते हैं और उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है ज़्यादा, तो फिर प्रेशर बिल्ट हो जाता है। प्रेशर बिल्ट हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस आपका कम हो जाता है, और उस कॉन्फिडेंस के कम होने से आपके मार्क्स भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं। स्टूडेंट हु स्कोर 90% इन क्लास 10 सडनली दे स्टार्ट स्ट्रगलिंग। अब देखो बच्चे, जिन बच्चों ने क्लास 10 में 80-90% स्कोर किया है, उन लोगों को क्लास 11 में 80 और 90% स्कोर करने के लिए डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी। जब वो बच्चा 90% क्लास 10 में स्कोर करके क्लास 11 में आता है और उसको क्लास 11 में वैसी आउटपुट नहीं मिलती है, देन दे स्टार्ट थिंकिंग दैट मे बी आई एम नॉट इंटेलिजेंट इनफ, एंड देन योर कॉन्फिडेंस drops. Listen carefully, most students are not weak, actually they are following different approach. Class 11 becomes 10 times easy if you do simple things correctly. If you ignore these things, then class 11 can destroy your confidence completely. So before you waste another month, watch this video carefully. I am going to discuss 5 points with you. इन 5 points में आप लोगों को आपकी मिस्टेक्स भी पता चलेंगी और क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है, क्या फॉलो नहीं करनी है, वो भी हम बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 1, स्टॉप स्टडिंग लाइक क्लास 10। देखो बच्चे, अगर आप अभी भी वही सेम अप्रोच फॉलो करेंगे जो क्लास 10 में आपने अप्रोच की, क्योंकि क्लास 10 में आप इजीली मेमोराइज करते हैं चीज़ों को, आपके कंसेप्ट बहुत छोटे होते हैं, क्वेश्चंस भी लिमिटेड क्वेश्चंस में से आपको हर बार एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं, आप एग्जाम के 1 मंथ पहले भी स्टडी करेंगे तब भी यू कैन गेट डिसेंट मार्क्स। बट क्लास 11 में ऐसा नहीं चलेगा। क्लास 11 में आपको कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। जितने अच्छे से आप कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करोगे, आप इजीली सारे क्वेश्चंस उस टॉपिक में से कर सकते हो, राइट। तो आपको ये अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी कि क्लास 10 में जिस तरह से आप स्टडी करते थे वैसा क्लास 11 में नहीं होगा, और क्लास 11 में आपको अपनी कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, चाहे फिर वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बायो है, जो भी सब्जेक्ट है आपका, आपको कंसेप्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब आप सोचेंगे कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी। देखो बच्चे, आप लोग अपनी क्लास टीचर से, जो भी क्लास में आपको करवाया जा रहा है, उसको ध्यान से सुनो कि टीचर आपको क्या बता रही है, राइट। उसके बाद घर आके आप उसी टॉपिक को रिवाइज करो। अगर आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है तो अभी इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप वहाँ पे जाके किसी भी लेक्चर से हेल्प ले सकते हो, राइट। वहाँ से उस चैप्टर को, उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करो, फिर अपने हिसाब से उसके नोट्स बनाओ और फिर उसके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, PYQs हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करो। देखो, अगर आप सिर्फ वन शॉट देखते रहोगे, मैराथन में बैठे रहोगे, तो वो वैसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पे मूवी थोड़ी चली है कि आप लोग मूवी देखेंगे पूरी स्टोरी आपको याद हो जाएगी। यहाँ पर आपको खुद बैठना पड़ेगा, अपनी नोटबुक, अपनी NCERT ओपन करनी पड़ेगी, खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फॉर्मूले लर्न करनी पड़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करनी पड़ेंगे। मैराथन में बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। इन क्लास 11 कंसेप्ट डिमांड्स अंडरस्टैंड हाउस, वंस कंसेप्ट बिकम्स क्लियर हाफ द स्ट्रेस डिसअपीयर। बात करते हैं पॉइंट 2 की, दैट इज लेट स्टार्ट। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हम लोगों ने समर वेकेशन के बाद स्टडी करना स्टार्ट करना है। अगर आप ये सोच रखते हैं तो आप पहले से ही बहुत सारे बच्चों से पीछे हो चुके हैं। देखो, अगर कोई एवरेज बच्चा है, उसने अप्रैल मंथ में ही स्टार्ट कर दिया है स्टडी करना, राइट। तो अप्रैल, मई, जून में अगर आप लोगों का क्या है समर वेकेशन से, आप 3 मंथ ऑलरेडी पीछे चल रहे हो। इन 3 मंथ्स में जो एवरेज बच्चा भी होगा, उसने भी 2-2 चैप्टर तो एटलीस्ट कंप्लीट कर लेंगे वो अपने हर सब्जेक्ट के। अब आप उस बच्चे से 2 चैप्टर पीछे चले हुए हैं। अब जब आप जून में स्टार्ट करेंगे तो आपको 2 चैप्टर तो वो करने ही पड़ेंगे जो बाकी बच्चों ने कर लिए हैं, और साथ में जो आपके अलग से चैप्टर और ऐड ऑन हो जाएंगे वो भी करने पड़ेंगे। और इस चक्कर में क्या होगा कि सिलेबस आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और उस सिलेबस के साथ फिर डील करना जो है वो आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। लेट स्टार्ट करोगे तो फाउंडेशन वीक हो जाएगी और एक्सपोनेंशियली आपकी बैकलॉग लग जाएगी। फिर 3 है नो क्लियर डायरेक्शन। आप लोगों को पता ही नहीं होता कि किस डायरेक्शन में मुझे स्टडी करनी है। आप कुछ भी उठा के स्टडी करना शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स कहते हैं कि इस तरह से स्टडी करो, आप अपने फ्रेंड्स को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बेटा, आप लोगों को एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगी तो आप जो भी काम करेंगे वो सिर्फ मूवमेंट कहलाई जाएगी, वो प्रोग्रेस नहीं होगी। तो अगर आपको बेस्ट आउटपुट चाहिए तो उसके लिए आपकी फिक्स डायरेक्शन होनी चाहिए, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि मुझे इस बुक से स्टडी करना है, पर डे के एक टॉपिक स्टडी करना है, एक रूटीन बनाना पड़ेगा, टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करेंगे, बिना डायरेक्शन के पढ़ते रहेंगे, तो आपकी प्रोग्रेस या अच्छी प्रोडक्शन, अच्छी प्रोडक्टिविटी भी बिल्कुल नहीं आने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा इनकंसिस्टेंसी एंड बैकलॉग। देखो, कभी कभी हमारा मन होता है कि हम इतना मोटिवेटेड फील करते हैं कि हम 10 आवर्स स्टडी कर लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट ही डे हमारा मन नहीं है पढ़ने का तो हम बिल्कुल भी स्टडी नहीं करते हैं। दैट इज इनकंसिस्टेंट बिहेवियर।
देखो, अगर कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि आप लोगों को डेली स्टडी करनी है। अगर आपका मन नहीं है स्टडी करने का, बट अगर आप डेली 5 आवर स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो आप 5 की जगह 3 आवर करिए। दैट इज कॉल्ड एज कंसिस्टेंसी। अगर आप किसी सब्जेक्ट को 1 आवर देते हैं, तो आज आपका मन नहीं, तो आप हाफ एन आवर दीजिए, बट आप थोड़ा सा उस चीज़ को ध्यान रखिए कि कंसिस्टेंट रहना है। अब बैकलॉग की बात करें तो देखो बच्चे, अगर आप एक टॉपिक छोड़ दोगे, धीरे धीरे आपका क्या होगा कि एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर छूट जाएगा, फिर एक यूनिट पूरी की पूरी छूट जाएगी, और ऐसे करते 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 पूरी बुक ही आपकी छूट जाती है ना। पूरी बुक ही रह जाएगी, तो फिर आपके कंसेप्ट तो वैसे ही वीक हो चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इनकंसिस्टेंट नहीं रहना है, और बैकलॉग से जितना हो सके उतना बचना है। कोई भी टॉपिक है, कोई भी चैप्टर, उसको साथ साथ में कंप्लीट करते रहिए। समर वेकेशन का भी यूज़ करिए। अभी समर वेकेशन आ रही हैं आप लोगों की, तो समर वेकेशन में अगर आप लोगों ने नहीं किया, आप अभी स्टडी कर सकते हैं। अप्रैल और मई मंथ में अगर स्टडी नहीं किए, तो आप उस टाइम को जो आपने गवा दिया है, वेस्ट कर दिया है, उसको आप अभी समर वेकेशन में यूज कर सकते हैं। पॉइंट रहता है प्रोटेक्ट योर फोकस। देखो, आपका कंपटीशन आपके फ्रेंड्स के साथ या किसी टॉपर के साथ नहीं है, आपका कंपटीशन है आपके खुद के साथ, आपके डिस्ट्रैक्शंस के साथ। आपको अपने डिस्ट्रैक्शन को दूर करना पड़ेगा, स्टडीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। फोन को जब भी स्टडी कर रहे हैं तो फोन को दूर रखिए, डीप स्टडी करिए, फोकस स्टडी करिए। फोकस रहेगा तभी तो आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। 1 year from now you will either say I am proud of myself that I started early, or I wish I had taken class 11 seriously. So this depends upon you कि आप फ्यूचर में क्या सोचेंगे। सो इन दी एंड मैं यही कहूँगी कि डिस्ट्रैक्शन को दूर करिए, फोकस्ड रहिए, अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करिए। क्लास 10 में जिस तरह से आपने स्टडी की थी, उस पैटर्न को चेंज करिए। क्लास 11 में अभी से सीरियस हो जाएंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। स्मॉल डेली एफर्ट्स कैन क्रिएट बिग फ्यूचर रिजल्ट्स। योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। इन दी एंड, इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, like the video, subscribe the channel and share it with your friends who need this. I'll see you in the next video.